आपका स्वागत है किस्से कविताओं के संसार किस्से कविताएं में। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी घासवाली। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मदभरी आंखों में शंका समाई हुई। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया, उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूं। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई। क्या उसका कोमल फूलसा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देख। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता। कोई गजले गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीची आंख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे है? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का शूल्च। प्रभात का समय था, पवन आम की बौर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था, आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झौआ रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठ। एकाएक युवक चैनसिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैनसिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूलसा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह देहेक उठ। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी, झौआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं मैं चिल्लाती हूं। चैनसिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्क उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिए। मूलिया वेग से आगे बढ़ गए। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक कर रोने लग। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसीलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिए। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए न गए। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गईं। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी, न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहां मेरे घर में रानी बनके निबाह न होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर चाटू। उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साये में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम न पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी न मिले।
जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी है, एक के वालों की बधिया बैठ गई है। कोई सेंत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर एक का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे एक के को कौन पूछता है। महाजन का सूद भी तो न पहुंच सकता था, मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोलाओ, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गए। बोली, घोड़ा खाएगा क्या। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती छ। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती, उसका जी सन्न हो जाता कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात न हो। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई छ। मुलिया का जी ललचाए। यहां आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहां देखता ही कौन है। कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गए। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैनसिंह के आने की खबर ही न हो। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैनसिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो गए। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैनसिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है, मैं तुझसे कुछ न बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जमसी गई, घास नजर ही न आती छ। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैनसिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़े ही हूं। यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। मुलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैनसिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है। क्या तू समझती है, मैं आज भी तुझे सताने आया हूं। ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ भर गए। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं, आज तू इस रास्ते से चली आए। मैं सारा हार छानता हुआ यहां आया हूं। अब जो सजा तेरे जी में आवे, दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन न हिलाऊंगा। मैं शोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है, मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता, तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालत। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे, मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम न आवे, अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूं। बड़ा भाग्यवान था महावीर, जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो। चैनसिंह और समीप आकर बोलाओ, बस तेरी दया चाहता हूं। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गए। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे। तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं। चैनसिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता। तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं। बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है। मेरा रूपरंग तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती। मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते। क्या उनके पास दया नहीं है। मगर वहां तुम न जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो, इसलिए न कि मैं चमारिन हूं, नीच जाति हूं, और नीच जाति की औरत जरासी घुरकी धमकी व जरासी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो न, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे। चैनसिंह लज्जित होकर बोला, मूला, यह बात नहीं। मैं सच कहता हूं, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है। सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूं। मुलिया, इसीलिए न कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती।
जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैनसिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटू है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती है ठीक करती है। उनके घरवाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहा। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूं, मैं हूं। वह किसी दूसरी मिहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूं, लेकिन मैं काली क्लूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूं कि विश्वास का बदला खोट से दूं। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे, तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो न। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं, तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूं। चैनसिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाएं, तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं अच्छा न होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्ज्वल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषयवासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैनसिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल, शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गए। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारद कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैनसिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गए। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था, बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत छ। असामी उससे थरथर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किए, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैनसिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैनसिंह खेत देखने गए। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैनसिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुरकियां जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आए। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहां बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गई होग राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूं। यह कहती हुई वह थरथर कांपने लग। चैनसिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, भाग मत, मैंने नाली बंद कर द। बूढ़ू कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैनसिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहां लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गए। यहां 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हंकवे बेर खाने गए थे। चैनसिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैनसिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज न निकल। सहसा सामने से दोनों मजूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे।
चैनसिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाव मनमन भर के हो गए। अब न आते बनता है न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजूरी भी कच्चा। चाल धीमी पड़ गए। इतने में चैनसिंह ने पुकारा, बराओ बराओ, कैसे बेर है, लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पैर के हैं न। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा। कैसा मीठा मिठाकर बोल रहा है, उतनी ही भिगो भिगोकर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैनसिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूंगा। जरा एक आदमी लपककर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। बाकी दोनों मजूरों से, तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं। बेर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढारस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैनसिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छांटकर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जात। चैनसिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए। एक आधा घंटे का हरज हुआ यही न। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे, न चाहोगे दिन भर में भी घंटे भर का काम न होगा। चैनसिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूं मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर्गने, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर न छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैनसिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी, सोचा एके पर चला चल। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैनसिंह तैयार बैठा था। चटपट एके पर बैठ गए, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, एके की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैनसिंह को उस पर बैठते शर्मा। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था, क्या आजकल सवारियां कम है। महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर लारियों के सामने एके को कौन पूछता है। कहा, 2-3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहा अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते, क्या जानवर को खिलाऊं क्या आप खाओ, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं। सोचता हूं एक का घोड़ा बेचकर आप लोगों की मजूरी कर लूं, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े ही को चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैनसिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते। महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुख चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो एके को निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सासपतोहूं दोनों छीलती है, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैनसिंह ने पूछा, तो बुलिया बाजार जाती होगी। महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घरवाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लौटती है, हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जो। चैनसिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गए। चैनसिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिए। कोई 4 बजे चैनसिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी, आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था, उसकी छाह में 20 ही तांगे एक के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैनसिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं। उसकी निगाह एक घासवाली पर पड़ गए। सिर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोलभाव कर रही छ। चैनसिंह का हृदय उछल पड़ा, यह तो मुलिया है। बनीठनी, एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही छ। कई कोचवान जमा हो गए थे, कोई उससे दिल्लगी करता था, कोई घूरता था,
कोई हंसता था। एक काले क्लूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक छ आने की है। मूलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, अच्छा आने पर लेना है तो सामने घसियारी ने बैठी है, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे, मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने बोला, बूढ़ू के मुंह में पानी भर आया, अब मूलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सबके सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे। और मूलिया भी यहां कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्किराकर, रसीली आंखों से देख देखकर, सिर का अंचल खिसकाकर, मुंह मोड़ कर बातें कर रही है। वही मूलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी। इतने में 4 बजे। अमले और वकील मुख्तारों का एक मेलासा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मूलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मूलिया घास का झाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मूलिया को दिए। मूलिया मुस्कराई, दोनों में कुछ बातें भी हुईं जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मूलिया प्रसन्नमुख घर की ओर चल। चैन सिंह पानवाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पानवाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूट। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पानवाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पानवाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहां खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गईं, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का एक का सामने से आता दिखाई दिए। कुछ दूर एक का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गए, किसी ने बेगार में भी न पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां पी गए। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो 1 का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूं, आपकी प्रजा हूं, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए। आपसे रुपए? चैन सिंह ने बात काटकर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मूलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा न करना। क्या फायदा? कई दिनों के बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिल। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मूलिया की बाह पकड़ी थी, मूलिया की आवाज कानों में आए। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मूलिया दौड़ी आ रही छ। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूं। मूलिया ने हाफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती छ, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात न सूझती थी। एकाएक मूलिया ने मुस्कराकर कहा, यहां तुमने मेरी बाह पकड़ी छ। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जा, उसी बाह गहे की लाज तो निभा रहे हो, गरीबी आदमी से जो चाहे करावे, तुमने मुझे बचा लिए। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मूलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मूलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझ। मूलिया मुस्कराकर बोली,
मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था, और उस मलिन प्रकाश में चैनसिंह मूलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। ऐसी और कहानियों के लिए आप किस्से कविताएं चैनल को, पेज को लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।